हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 का यूनिट नंबर 3 देखेंगे, जिसका टाइटल रहने वाला है सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में हम सेंटर और स्टेट के जो भी रिलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर, इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जहां 28 राज्य एक साथ मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करते हैं। इंडिया में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, जहां पर पॉलिटिकल पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में डिवाइड करके रखा है। और ये दोनों ही टाइप की गवर्नमेंट्स, इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों तरीके की गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर को डेराइव करती हैं, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में एक्सपीरियंस की जाती है और कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे देश का सुप्रीम लॉ भी है। तो ये दोनों गवर्नमेंट सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं और इंडिपेंडेंटली अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में इनको अप्लाई भी करती हैं। अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन फेडरेशन की, कि इंडिया में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आई कैसे। तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, तो ये पूरा सिस्टम प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही हम इसका इवोल्यूशन ट्रेस करके रख सकते हैं, जहां पर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की गई एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। उसके बाद क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 आया, देन कैबिनेट मिशन 1946 में आया, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, यहाँ पर सभी में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाने की बात की गई, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था उस समय की सिचुएशन को देखते हुए। अगर हम उस समय की सिचुएशन को देखेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो हमें ये दिखाई देता है कि इंडिया उस समय पर आज़ाद ही हुआ था। अब आज़ादी के बाद कुछ स्टेट्स ऐसी थी, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इन पर्टिकुलर स्टेट्स की मांग थी कि हमें इंडिया के साथ मर्ज नहीं होना, हमें इंडिपेंडेंट रहना है। अगर हमने उस टाइम पर थोड़ी ढील दिखाई होती और सेंटर को थोड़ा वीक रखा होता और स्टेट्स को पावर दे दी होती, तो ये तीनों स्टेट्स भारत से अलग हो जाती और भारत और टूटने लगता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये माना गया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तभी मेंटेन हो पाएगा अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। तो इसी को देखते हुए आगे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इसको अंडरलाइन किया गया कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर लाना है, जिससे कि हम आसानी से लॉ एंड ऑर्डर को इंडिया में मेंटेन करके रख सकें और एक फेडरल फ्रेमवर्क के अंदर ये सारी चीज़ें काम कर सकें। तो यही इसमें बताया गया कि हम ज़्यादा यूनिटी लाने के लिए कंट्री के इंटरेस्ट को यहाँ पर ऊपर रखा गया और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने की बात की गई, हमें बस यही बताया गया है। देन उसके बाद हमें ये बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको ये लगा कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने का आइडिया जो है, अगर हमने उसे ड्रॉप कर दिया, तो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और नेशनहुड जो है वो भी यहाँ पर हम रिस्क पर रख देंगे और इंडिया जो है आज़ाद होते ही टूटना चालू हो जाएगा। और इसी को देखते हुए फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बहुत भर भर के डिबेट करते हैं कि इंडिया को एज हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाना है, जहाँ पर जो सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर रहेंगी इन कंपैरिजन टू दी स्टेट्स। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फेडरल पॉलिटी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर्स हमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स में बताया जाता है, जो कि कवर करते हैं आर्टिकल 245 से 255, पार्ट 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के साथ साथ सेवन्थ शेड्यूल भी हमें कुछ ना कुछ डिविजन बताता है कि जैसे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर सिर्फ सेंटर लॉज बनाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट लॉज बनाएंगी एक्सक्लूसिवली, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो ऐसी बातें हमें सेवन्थ शेड्यूल में दिखाई देती हैं, जहाँ पर हमें 3 तरीके की लिस्ट के बारे में बताया जाता है, जिससे भी हम ये देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं जिन पर जो सेंटर है वो ही यहाँ पर लॉज बना सकता है, या जो स्टेट है तो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब बात करते हैं यूनियन लिस्ट की। यूनियन लिस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो यूनियन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती हैं इन सभी सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने के लिए। पर्टिकुलरली यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में डाले गए हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन, सिविल एविएशन, रेलवेज, करेंसी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर के पास सारी पावर्स रहती हैं उन सभी सब्जेक्ट्स पर
जो कि स्टेट लिस्ट में एन्यूमरेटेड हैं। तो अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो प्रेजेंटली 61 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर स्टेट जो है वो एक्सक्लूसिवली पावर रखता है इन पर लॉज बनाने की। अगर हम इनिशियल लेवल की बातें करें तो 66 सब्जेक्ट पहले के टाइम पे हुआ करते थे, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, लोकल गवर्नेंस, पब्लिक हेल्थ और लिकर जैसी पॉलिसीज भी यहाँ पर स्टेट लिस्ट में डाली गई हैं। अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। तो कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जहाँ पर सेंटर और जो स्टेट्स हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पर लॉज बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में एट प्रेजेंट देखें तो 52 सब्जेक्ट्स हैं। इनिशियली इसमें 47 सब्जेक्ट हुआ करते थे और 1946 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से उठाकर यहाँ पर हमें डाले हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वेट्स एंड मेजर्स, एडल्ट्रेशन, एडॉप्शन एंड सक्सेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं इन सभी को स्टेट लिस्ट से उठाकर हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाला है। और अगर हम इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर लॉ ऐसा आ गया जहाँ पर जो यूनियन लॉ है और जो स्टेट लॉ है दोनों कंकरेंट लिस्ट के अंदर डिस्प्यूटेड हैं, तो यूनियन का जो लॉ होगा, मतलब जो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया लॉ है, वो स्टेट द्वारा बनाए गए लॉ को प्रिवेल कर देगा, उसको ओवर पावर कर देगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। अंडर आर्टिकल 254 सब क्लॉज 2 इसमें हमें बताया गया है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है ऑन द आइटम ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो वो भी पार्लियामेंट के लॉ को ओवर पावर कर सकता है ऑन द सेम सब्जेक्ट, जब स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में हो और प्रेसिडेंट ने उसको अपना एसेंट दे दिया हो। मतलब इसका ये है कि अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया कॉन्करेंट लिस्ट के आइटम के अंदर, अब उसके पास ये ताकत रहती है कि वो भी पार्लियामेंट के लॉ को सरपास कर सकता है एक सिचुएशन में जब वो लॉ जो है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन में हो और उसने प्रेसिडेंट का एक्सेंट पा लिया हो। मतलब प्रेसिडेंट की जो साइन है अगर उस लॉ पे हो गई तो वो लॉ पार्लियामेंट के लॉ को भी यहाँ पर सरपास कर सकता है। सिंपल सा मतलब ये है। अब बात करते हैं रेसिड्यूरी पावर्स और लेजिस्लेशन की। तो आर्टिकल 248 के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताया गया है कि कुछ रेसिड्यूरी पावर्स भी हैं। अब ये जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं इनका मतलब ये है कि इन तीनों लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे हटके जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं लॉज बनाने के लिए, तो ये सारे हम रेसिड्यूरी लॉज में डालते हैं, जिनके पास यहाँ पर अगर हम पावर्स लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो सेंटर या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास सारी पावर होती है इन सब्जेक्ट पर लॉज बनाने के लिए। देन आता है सेंट्रल कंट्रोल ओवर सुप्रीमेसी ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो ऊपर की 3 लिस्ट में जो भी पावर्स दी गई हैं वो तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम फॉलो करते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई हम देख सकते हैं कि डिस्प्यूट हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनियन पार्लियामेंट को यह एम्पावर करता है कि यूनियन पार्लियामेंट जो भी स्टेट लिस्ट में इनकॉर्पोरेटेड सब्जेक्ट्स हैं ड्यूरिंग इन इमरजेंसी वो उन पर भी लॉज बना सकता है। अब इसमें कुछ 5 एक्सेप्शंस हैं या 6 एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नंबर 1 है आर्टिकल 249 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर अगर राज्यसभा नेशन के इंटरेस्ट को देखते हुए एक रेजोल्यूशन पास करती है बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, जहां पर वो रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से कि स्टेट लिस्ट में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, नेशन के इंटरेस्ट में ये है कि पार्लियामेंट आप इस पे लॉ बनाएं, तो पार्लियामेंट जो है वो उस पर लॉ बना सकता है। ऐसा पूरा एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो है वो 1 साल तक ऑपरेट हो सकता है, लेकिन 1 साल तक आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सेकंड है आर्टिकल 250 में बताया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में इनकॉर्पोरेटेड किसी भी सब्जेक्ट पर लॉज बना सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लगती है यूनियन पार्लियामेंट के पास सारी एक्सक्लूसिव पावर्स आ सकती हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की। हाउएवर अब ये जो पूरा लॉज पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने बाद तक ही यहाँ पर लागू रहते हैं, उसके बाद ये खत्म कर दिए जाते हैं। अगर इनके बीच में कोई यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है तो पार्लियामेंट का लॉज ही यहाँ पर प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट लॉज। थर्ड आता है आर्टिकल 252। अब आर्टिकल 252 में हमें बताया गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं वो यूनियन पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि एक ऐसा रेजोल्यूशन लाएं कि जिससे हम कोई भी हमारा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में एनिमरेटेड है आप उस पर लॉज बनाएं,
जो कि इन स्टेट्स के लिए यूजफुल है, तो पार्लियामेंट उसके लॉस बना सकता है। फोर्थ आता है आर्टिकल 253, जहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो इंडिया की किसी भी टेरिटरी में किसी ट्रीटी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, किसी कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, और ये उसे मतलब स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी उसमें आ सकते हैं। देन फिफ्थ आता है प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर अंडर आर्टिकल 356 हमें ये बताया जाता है कि जो यूनियन पार्लियामेंट है वो ही स्टेट लिस्ट में इंक्लूड सब्जेक्ट पर लॉज बना सकता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया है। सिक्स आता है हमारा आर्टिकल 200, जहां पर गवर्नर की पावर को बताया गया है, ठीक है, कि कैसे सेंटर गवर्नर की मदद से स्टेट के लेजिस्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आर्टिकल 200 में हमें बताया गया है कि जो गवर्नर के पास पावर्स हैं वो ऐसी पावर्स हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर इनको कभी भी यहाँ पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे कि अगर जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है कि जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है, ठीक है, तो वो उस बिल को रिजर्व भी करके रख सकता है ऑन स्पेसिफिक बिल्स। मतलब कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जो कि गवर्नर को यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी भेजने होते हैं उनके एक्शन को लेने के लिए, उनकी कंसिडरेशन के लिए। तो इसमें जो प्रेसिडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावर्स को एंजॉय करते हैं, जहाँ पर जो गवर्नर द्वारा रिजर्व बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है उनके कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास ये मोर ओवर पावर आ जाती है कि वो उन बिल्स को अपना रिजेक्शन भी दे सकते हैं और एक्सेप्शन भी दे सकते हैं। अब जो बिल्स यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड हैं स्टेट लिस्ट में, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। उसके बाद जो पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट स्टेट्स को कुछ डायरेक्शंस भी दे सकते हैं कि जैसे कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी यहाँ पर लगी है तो प्रेसिडेंट स्टेट्स को ये कह सकते हैं कि तुम जो स्टेट्स हो वो कोई भी मनी बिल या फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस मत करो, उसे हम तुम रिजर्व करके रख लो क्योंकि पहले ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ होती है वो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पर एक्सक्लूसिवली होती है। देन उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने गवर्नर को पावर दी गई है कि जब तक प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन नहीं मिलता, गवर्नर किसी भी एक बिल को अपने पास रिजर्व करके रख सकते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट डिस्क्रिशनरी पावर मानी जाती है गवर्नर की। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने ऊपर भी पढ़ के रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यहाँ पर अच्छे से जुरिसडिक्शन में इनको अप्लाई करती हैं। वहीं सेंटर पूरे एंटायर एरिया को कवर करते हुए अपनी पावर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें हमें ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 162, अगर स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो अगर एक लॉ बनाती है तो उसे वो लॉ पार्लियामेंट के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया, ठीक है, तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर सेम तरीके का लॉ बनाना चाह रही है तो पूरा उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो जाए। इसका मतलब ये कि जो भी सेंटर ने लॉज बनाए हैं, जिस तरीके से सेंटर ने लॉ बनाया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो करेगी और सेम लॉ अपनी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करेगी। अब आता है सेंटर डायरेक्शंस टू दी स्टेट्स। अब आर्टिकल 256 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताया गया है कि हर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर यहाँ पर उस तरीके से एक्सरसाइज की जानी चाहिए कि जैसे लॉज यूनियन पार्लियामेंट ने बना के रखे हैं। मतलब यूनियन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉज के कंप्लायंस से ही वो अपनी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद आर्टिकल 257 में हमें ये बताया जाता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस काम के लिए स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन भी दे सकती है और ये डायरेक्शंस स्टेट्स पर बाइंडिंग होती हैं। अगर कोई स्टेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी गई डायरेक्शंस को फॉलो करने में असमर्थ होती है तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट जो है वो सारी पावर्स को होल्ड कर लेते हैं और स्टेट गवर्नमेंट सीधी प्रेसिडेंट के अंडर आ जाती है, और जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं अंडर द आर्टिकल 356। अब बात करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 एंड 356। तो आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंजर बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल रेबेलियन।
अब इस पर्टिकुलर नेशनल इमरजेंसी में जो सेंटर है उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर आ सकती है, जहाँ पर जो स्टेट हैं उसकी सारी पावर्स जो हैं वो सेंटर के अंडर आ जाएंगी और सेंटर ही उस स्टेट के लिए लॉ बनाएगा। जहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं वो सारी स्टेट की गवर्नमेंट फंक्शंस को अपने अंडर ले लेते हैं। ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स इंडिया में कभी ना कभी प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ चुकी हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, क्योंकि इसका मिस यूज भी बहुत बार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 356 का मिस यूज स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ नेहरू ने। ठीक है, नेहरू गवर्नमेंट ने इनको सबसे पहले लगाना चालू किया, जहां पर उन्होंने पंजाब की सरकार को गिरा दिया था, लेड बाय गोपी चंद्र भार्गव, जो कि उस समय पर मेजोरिटी में थे। लेकिन इसका यूज करते हुए इन्होंने ये दिखा दिया कि भैया ये जो स्टेट है पंजाब है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो सही से काम नहीं कर रही। ठीक है, तो इन्होंने इसकी सरकार को ही गिरा दिया। तो ये है इसका एक एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर्स फ्रॉम द सेंटर्स टू स्टेट्स। अब इसमें ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, जहां पर जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट की गवर्नमेंट्स को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी असाइन करके रख सकते हैं, और स्टेट की गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो उनको भी कुछ पावर्स या हम कह सकते हैं कि फंक्शंस जो है वो असाइन करके रख सकते हैं। अब ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये कुछ कंडीशंस के साथ भी हो सकते हैं, और अनकंडीशनली भी प्रेसिडेंट इनको यहाँ पर फंक्शन असाइन करके रख सकते हैं। बस सिंपल सा मतलब इसका यही है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड रोल ऑफ गवर्नर। अब जो गवर्नर होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि अगर हम देखेंगे तो एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पीएम को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, जहाँ पर जो गवर्नर है वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। जैसे कि सेंटर को समय समय पर स्टेट्स की रिपोर्ट देता है कि स्टेट कैसा काम कर रही है। साथ ही साथ स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। अगर कोई मिनिस्टर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेजिस्लेचर में क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा, तो सारी पावर जैसे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के पास होती है, स्टेट लेवल पे ये गवर्नर के पास होती है, कि जब भी कोई क्लियर मैंडेट ना हो तो वो अपने डिस्क्रिशन से यहाँ पर किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है, और एक तय समय सीमा देता है जिसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सकती है इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और उसके बाद गवर्नर यहाँ पर अपने जो भी बिल्स लेजिस्लेचर द्वारा पास किए जाते हैं उनको अपने एसेंट देता है, उनको रिजर्व भी कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट वाटर रिसोर्सेज एंड नेशनल हाईवेज। उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी हाईवे वाटरवे को नेशनल हाईवे या नेशनल वाटरवे बना सकती है, जहाँ पर आर्टिकल 262 में यहाँ पर इंटर स्टेट रिवर वाटर्स और रिवर वैलीज के बारे में हमें डिस्कशन मिलता है, और जहाँ पर ये बताया जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना सकता है। अगर किसी स्टेट्स के बीच में यहाँ पर पानी को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, जैसे हमेशा की तरह केरला और तमिलनाडु के बीच में इस बार भी गर्मियों में यहाँ पर हमें डिस्प्यूट देखने को मिलेगा, तो पार्लियामेंट के पास इन सभी चीज़ों के लिए पावर है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट काउंसिल। अब आर्टिकल 263 के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो एक इंटर स्टेट काउंसिल भी बना सकते हैं। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल का काम ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है उनके बीच में जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर, वो उन पर सहमति बनाए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ काम करें, और जो भी दिक्कतें दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में आ रही हैं, कोई कॉमन इंटरेस्ट का मुद्दा है, कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है, वो इनको यहाँ पर सॉर्ट आउट करके दे सकती है। ये होती है हमारी इंटर स्टेट काउंसिल। देन आती है हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज। तो बहुत सेंटर एंड स्टेट जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस को कंट्रोल करती हैं, जहाँ पर जो सेंटर है उसी के पास अल्टीमेट कंट्रोल होता है इन सभी सर्विसेज का, और जो स्टेट है उसके पास थोड़ा कम कंट्रोल होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं इस पूरे यूनिट को। थैंक यू सो मच।